न्यूट्रिशन असेसमेंट। अभी हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट था न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो हम ये देखेंगे कि पूरा न्यूट्रिशनल असेसमेंट को डिटेल में। द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस यू वुड रियलाइज बिगिंस विद न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जो कि अभी मैंने बताया। न्यूट्रिशन असेसमेंट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट का क्या मतलब होता है? इवैल्यूएट करना किसी इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को। It is a systematic process of obtaining, verifying, and interpreting data in order to make decisions about the nature and cause of nutrition related problems. अब ये क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, ताकि हम ऑब्टेन करें, वेरीफाई करें, फिर डाटा इंटरप्रेट करें और फिर डिसीजंस लें कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम उसको हुई क्यों, कॉजेज देखेंगे हम। इट इज एन ऑनगोइंग डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इनिशियल डाटा कलेक्शन but also continual reassessment and analysis of patients, clients, groups' needs. The purpose of nutrition assessment is to obtain adequate information in order to identify nutrition related problems. Okay, obtain, define accurately an individual's nutritional status, determine the level of nutritional support that individual need, and monitor changes in the nutritional status and the effect of nutritional intervention. तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये नहीं होता कि आपने देख लिया और आपने बस फिक्स कर दिया। टाइम के साथ साथ चेंजेस न्यूट्रिएंट में आते रहते हैं बॉडी में, तो हमें एक डायनेमिक प्रोसेस है ये। इसमें डाटा कलेक्शन रहता है, हमें रीअसेसमेंट बार बार क्लाइंट का या कोई पेशेंट या ग्रुप का करते रहना पड़ता है। अब बेसिकली पर्पस क्या है न्यूट्रिशन असेसमेंट का? कि हम ऑब्टेन करें इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसका इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल स्टेटस देखें, न्यूट्रिशन सपोर्ट दें, हम मॉनिटर करें चेंजेस को, और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के क्या इफेक्ट रहे हैं वो देखें। How is this done? This is based on the interpretation of information obtained from the diet history, medical history, review of symptoms and physical clinical examination including anthropometric measurements and laboratory data. Often this process is referred to as the ABCD analysis. तो बेसिकली इसको ABCD analysis भी कहते हैं। ABCD analysis का ये फुल फॉर्म इनके आगे आगे दिखाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो कैसे करते हैं ये बताएंगे अब आगे। ABCD analysis में क्या होता है? A stands for anthropometric measures. It measures growth in children and shows changes in weight in all populations that can reflect diseases and help to monitor progress in fat loss or gain. तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स बेसिकली क्या होता है कि चिल्ड्रन की ग्रोथ को मेजर करता है। कैसे? उसका वेट चेंजेस के अकॉर्डिंग, हाथ के सरकमफ्रेंस को देखते हैं, आर्म के सरकमफ्रेंस को, कि फैट लूज हुआ है या गेन हुआ है। तो ये सारा हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स के अंदर आता है। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली देखते हैं कि बॉक्स 2 में पूरा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स का दिखा रखा है कि कैसे है। ओके, सो हम देख रहे थे अभी A फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स। अब आता है B फॉर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या आएगा? दीज हेल्प टू रिवील न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स इन ब्लड एंड और यूरिन एंड और फीसिस दैट इंडिकेट एन इन्फेक्शन और अ डिजीज। तो बेसिकली ये ब्लड रिपोर्ट्स जो आती हैं, हम जो रिपोर्ट कराते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए ब्लड में या यूरिन में या कोई डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ये सारा बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आता है। ठीक है, B फॉर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। C फॉर क्लिनिकल एनालिसिस। This analysis includes a complete physical examination and a medical history. The physical examination begins with the patient's general appearance. Nutrition-oriented aspects of the physical examination focus on the skin, head, hair, eyes, mouth, nails, extremities, abdomen, skeletal muscle, and fat stores. Clinical signs with their nutritional implication are given in table 1.1. बेसिकली अब हमारी थर्ड है क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस में वो चीज़ आती है जो हम फिजिकली एग्जामिन करके देख सकते हैं। अब जैसे किसी को जॉन्डिस है तो हम उसके नाखून या आंखें पीली देख सकते हैं, तो ये एक हो गया साइन, क्लिनिकल साइन। ठीक है, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ों में दिख जाता है। तो ये हमारा सारा क्लिनिकल एनालिसिस में आ जाता है। Then D for diet history and nutrient intake. This is used to evaluate diet for nutrient or food intake. Common methods used include in 24-hour diet recall, diet history, food frequency questionnaire, weight in method, etc. तो डाइट हिस्ट्री उसकी क्या रही है, कितनी न्यूट्रिएंट्स को रिक्वायर्ड है या इनटेक कितना जा रहा है 24 आवर की डाइट में, वो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चनर वगैरह पूछ के, मतलब इंटरव्यू हमारा अच्छा होना चाहिए, वही जो हमने ऊपर स्किल देखा था। यू मे रिकॉल स्टडिंग अबाउट दीज मेथड्स इन दी पब्लिक न्यूट्रिशन कोर्स MFN 006 in unit 7 and 8. We suggest you look up these units now and fresh your knowledge about these methods before you move any further. तो बेसिकली ये हमें पब्लिक न्यूट्रिशन कोर्स में भी हमें यही चीज़ देखने को मिली होगी।
Nutritional assessment is important in the nutritional care process because acute and chronic malnutrition, both under and overnutrition, are common clinical findings. Malnutrition, we know, interferes with an individual's growth, development, general health, and recovery from illness. बेसिकली न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में, क्योंकि हमें इसी में ही एक्यूट या क्रोनिक, एक्यूट मतलब होता है रीसेंट और क्रोनिक मतलब होता है जो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, उसमें हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज माल न्यूट्रिशन है किसी को या ओवर न्यूट्रिशन है मतलब ओबीस पेशेंट है, तो वो हमें दिख जाता है असेसमेंट के टाइम पे ही। अब ये हम बॉक्स 2 एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट दिखेगा तो आई विल लेट यू नो। ओके, बॉक्स 2 बेसिकली ये बता रहा है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स के बारे में। एंथ्रोपोमेट्री इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिंग देम टू स्टैंडर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एंथ्रोपोमेट्री कहते किसको है कि हम पहले फिजिकल मेजरमेंट्स लेते हैं किसी की भी इंडिविजुअल के, और फिर उसको जो स्टैंडर्ड्स दे रखा है उससे मैच करते हैं, ये देखने के लिए कि ग्रोथ हो रहा है या फिर डिप्लीट हो रहा है। ओके, मतलब आगे जा रहा है ग्राफ या नीचे को जा रहा है ग्राफ। Anthropometric measurements therefore involve taking physical measurements of the body such as height, weight, head circumference, girth measurements or skin fold measurements. Anthropometric data are most valuable when they reflect accurate measurements and are recorded over a period of time. It is important to maintain proper equipments and careful techniques. बेसिकली हमारा क्या क्या मेजरमेंट हम करते हैं, हाइट का, वेट का, हेड सर्कमफ्रेंस का, गर्थ क्या है, स्किन फोल्ड की, सब हम देखते हैं इसमें। इसमें हमें इक्विपमेंट हमारे प्रॉपर होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, और रिकॉर्डिंग में हमें अच्छे से करते रहना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम में। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ये तो मैंने बता दिया। 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स आर कॉमन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, हाइट, वेट एंड बॉडी कंपोजिशन। ये जो हम हाइट, वेट और बॉडी कंपोजिशन 3 टाइप के सबसे कॉमनेस्ट है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। लेट अस स्टडी हाउ आर दीज यूजफुल फॉर अस एंड अ फ्यू प्रॉपर टेक्निक्स फॉर मेजरिंग दीज। अब देखते हैं आगे वन बाय वन। Both height and weight are the usual useful measures indicators in determining nutritional status in adults. Height and weight measurements in children are evaluated against various norms. These are recorded as percentiles, which reflect the percentage of the total population of children of the same sex who are at or below the same height or weight at the age. This allows the child's growth at every age to be monitored. Now let us see how we can measure length, height of children as well as adults. बेसिकली यही है कि जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्म से मैच करते हैं, और उससे हम देखते हैं कि कितना ग्रोथ है या नहीं है। ठीक है, और हम कैसे, वो बेसिक नॉर्म कैसे बनते हैं कि उसी एज ग्रुप के बच्चों के कितना ग्रोथ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्म्स डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्म। ठीक है, बाकी मतलब उसी एज के जो हेल्दी बच्चे हैं उनके कंपेयर करते हैं। तो अभी हम लेंथ एंड हाइट का देखते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ हाइट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच। In the direct method, a fixed measuring stick is used against the wall or platform. Clinic scales are used. This is done when the person is able to stand, while indirect method are used for persons who cannot stand, such as individuals with a cerebral palsy or muscular dystrophy, or those who are elderly. तो बेसिकली हाइट हम कैसे देखेंगे, या तो फिक्स मेथड से या फिर चेंज, मतलब अगर कोई हमने दीवार पे स्टिक कर रखा है तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। उसमें अगर कोई खड़ा हो सकता है तो हम फिक्स्ड उससे देखेंगे, पर अगर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, जैसे सेरिब्रल पाल्सी होता है किसी को, ठीक है, वो खड़े नहीं हो सकते, तो हम उनमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। दीज इनडायरेक्ट मेथड्स आर आर्म स्पैन, रिकम्बेंट लेंथ, दैट इज व्हेन वन इज लाइंग डाउन, एंड नी हाइट मेजरमेंट्स। अलग अलग तरीके हैं आर्म स्पैन देख के कि कितनी लेंथ ग्रो हो रही है आर्म की, या लेटे वे में उसकी हाइट मेजर करते हैं, या नी और हाइट की मेजरमेंट से। अलग अलग तरीके हैं इनडायरेक्ट मेथड के हाइट या लेंथ को मेजर करने के लिए। Recommend bed height measurement using a tape measure may be appropriate for institutionalized individuals who are comatose, critically ill, or unable to be moved. Recommend length measurements are also used for infants and children younger than 2 or 3 years of age. Careful measurements of length at each checkup hence give a clear indication of a child's growth rate. तो basically recommend length measurement को ज़्यादा इन्होंने बोला है कि वो ज़्यादा बेटर रहता है। इन्फेंट या फिर चाइल्ड जो 2 से 3 साल के से भी कम है या उतने का है, तो हम उसी से मेजरमेंट करते हैं, टेप से लेटा के, और केयरफुली मेजर करना पड़ता है उसको। देन हम नेक्स्ट देखेंगे वेट का। एज वी हैव सीन अर्लियर, वेट इज अ क्रिटिकल मेजर इन न्यूट्रिशन असेसमेंट. इट इज यूज्ड टू असेस children's growth, predict energy expenditure and protein requirements. Also, it helps to determine the body composition. Individuals should be weighed without shoes and in light clothing, preferably on a beam balance scale. Body weight may be assessed by several methods including, ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा हाइट के बारे में,
ठीक है, 3 टाइप के हमने देखे थे ना। तो पहला हमारा यहाँ पे आ गया हाइट और या लेंथ। दूसरा हमारा आता है वेट। वेट में भी हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरीके होते हैं मेजर करने के। उसमें हमें शूज उतरवाने हैं, कोई भी हैवी क्लोथ नहीं बनाना, हल्के क्लोथ बनाने हैं। पहला मेथड है आइडियल वेट फॉर हाइट। Ideal weight for height can be determined for reference standards such as life insurance tables. Ideal weight for height can also be determined using the Hamby method. According to this, the ideal weight for height for both the sexes is as follows. फीमेल के लिए 100 pounds फॉर द फर्स्ट 5 feet ऑफ हाइट एंड 5 pounds फॉर एवरी इंच ओवर 5 feet। ठीक है, बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, अलग अलग मेथड से कि इस हाइट के इंसान को इतना आइडियल वेट उसका होना चाहिए, ये वो बताता है। अब इसमें क्या है, अगर 100 pounds का कोई इंसान है, मतलब पहले ही 5 फुट में मतलब 100 pounds उसका होना चाहिए। अब 5 फुट से ज्यादा जितने जितने इंचेस बढ़ते जाएंगे उतना उतना 5 आप ऐड ऑन करते रहो। मेल्स में है 106 pounds फॉर दी फर्स्ट 5 feet ऑफ हाइट एंड 6 pounds फॉर एवरी इंच एवरी ओवर 5 feet। ठीक है, जैसे सपोज कोई 5'7" है अगर, तो 5 फुट में हो गया 106 प्लस अब 7 इंचेस में, मतलब कि 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, जितना जितना उसका बढ़ता जाएगा। ओके, और फिर प्लस कर देंगे दोनों को। वेट, इसको मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। सपोज किसी का 5'7" है हाइट, तो 5 फुट मतलब यहाँ लिखा है 5 फुट से 106, तो मतलब 106 तो हो गया, प्लस अब ये 7 इंचेस में एवरी इंच में हमें 6 pound करना है, मतलब 6 into 7। तो ये हम जो मिलेगा हमको, ये उसका आइडियल वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। ये याद रखेंगे कि ये पाउंड्स में आएगा क्योंकि हमने पाउंड्स की यूनिट यूज करी है यहाँ पे। Weight is then adjusted according to whether the person has a large or small frame as follows. Large frame add 10%, small frame subtract 10%. ये इतना important नहीं है. Now that you have understood how to find out ideal weight for height, we suggest you to calculate it for yourself. What you derive out of this? Does the knowledge of ideal body weight is of any use to you? Well, if you know your actual body weight, you can easily access your nutritional status. Let us see how. अगर आपको पता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, प्रॉपर परफेक्ट बॉडी वेट, तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वाले जो हमें ऊपर से ये वाला जो मिलेगा, ये जो आइडियल हमने मेजर करेंगे हम, इससे हम मैच कर सकेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर्ड वेट। अब मेजर्ड वेट का सिग्निफिकेंस क्या है? परसेंट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड परसेंट आइडियल बॉडी वेट एसेस द डिग्री ऑफ मालन्यूट्रिशन। कितना डेविएट हो रहा है उससे हम एक्सेस कर पाएंगे कि डिग्री ऑफ मालन्यूट्रिशन क्या है। ओके, तो परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट कितना है, ठीक है, ये निकालने के लिए एक्चुअल बॉडी वेट कितना है, आइडियल कितना होना चाहिए, और 100 से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितना होना चाहिए आइडियल, इस परसेंट के अकॉर्डिंग हम देख सकेंगे कि कितना डिग्री ऑफ मालन्यूट्रिशन है। द टेबल बिलो प्रेजेंट्स यू विद क्राइटेरिया टू डिटरमाइन न्यूट्रिशनल स्टेटस बेस्ड ऑन परसेंट IBW। ही देखो, अब अगर तुम्हारा यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू अगर आती है, सपोज 100 आती है, 100%, तो 100% तुम्हारी कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे है ना। 110 से लेके 120 तक, मतलब आप ओवरवेट हो। अगर आपका सपोज 80 आता है, 80% ये, तो 80% यहाँ करेगा, मतलब माइल्ड माल न्यूट्रिशन हो आप। ओके, मतलब इतना खतरे की बात नहीं है। तो ये एक टेबल दे रखी है, इससे हम मैच करते हैं। ठीक है, देन यूजुअल बॉडी वेट, ये तो हमारा हो गया क्राइटेरिया फॉर असेसिंग डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। देन है यूजुअल बॉडी वेट वाला। This may be a more useful parameter than ideal body weight for those who are ill. Comparing present weight to usual body weight allows changes in weight status to be assessed. A rapid weight loss or gain is significant. Usual body weight क्या होता है, मतलब अगर किसी का नॉर्मल कोई बॉडी वेट चलता है, पर उसका एकदम से, जैसे सपोज टीबी वाले पेशेंट का एकदम से वेट लॉस होता है, राइट, तो हमें एकदम से वेट लॉस कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज किसी का किसी पेशेंट का 60 kg ही रहता है, 60 के आसपास रहता है, ठीक है, अब उसका एकदम से 30 आ गया, तो एकदम से लॉस हुआ ना वेट, तो हमको इससे मेजर करेंगे हम तब आइडियल से नहीं करेंगे, हम नॉर्मल जितना रहता था उससे मेजर करेंगे। ये भी एक तरीका है। फिर है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स डिफाइंस द लेवल ऑफ एडिपोसिटी अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ वेट टू हाइट। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है? एडिपोसिटी, ठीक है, फैट एडिपोसिटी कितना लेवल है वेट और हाइट को मेजर करके। अब ये इसका फॉर्मूला है BMI का, कि आपका वेट कितना है डिवाइडेड बाय 100, अब डिवाइडेड बाय हाइट, और ये इंपॉर्टेंट है इन मीटर्स एंड स्क्वायर। ठीक है, द BMI इज मोर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ बॉडी फैट व्हेन देन वेट अलोन। अगर आप नॉर्मल वेट करोगे ना, तो वेट में आपका मसल वेट भी आता है, बोन वेट भी आता है, पर BMI जो है ना, वो एक्यूरेटली बॉडी फैट बताता है। सिर्फ वेट को आप देखोगे तो बॉडी फैट इतना ढंग से नहीं बता पाएगा, BMI ज्यादा बता पाता है।
It is the quickest and most accepted measure of obesity. Normal range of BMI is between 18.5 to 25. ये देखो ये important है कि normal range BMI का क्या होता है 18.5 से ठीक है 25 नॉर्मल BMI होता है। अगर आपका इससे कम आ रहा है मतलब आप अंडर नरिश्ड हो, इससे ज्यादा आ रहा है मतलब आप ओबीस हो। अब BMI वैल्यू लेस देन 18.5 डिनोट्स अंडर न्यूट्रिशन। BMI वैल्यूज ऑफ 25 to 30 इज कंसिडर्ड ओवरवेट, जो कि अभी मैंने बताया। दोज विद अ BMI greater than 30 आर ओबीस। एज अ डाइटिशियन यू शुड रूटीनली असेस हाइट एंड वेट एंड डिटरमाइन BMI फॉर पेशेंट्स अंडर योर केयर। अब हमें बार बार देखना पड़ेगा BMI उनकी, ताकि असेसमेंट ढंग से हो। Before we move on to the study of body composition and other measurement, let us get to know another type of measurement used for anthropometric assessment of infants and children. It is referred to as head circumference. This measurement taken using a flexible tape measures put snugly around the head. This measure is amongst other useful indicators of normal growth and development. एक head circumference भी हम measure करते हैं, बच्चों में ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। ये इतना important नहीं है। Then body composition. Various aspects of body size and composition can be measured, which provide a good indication of body leanness and fatness in terms of skin fold measurements. तो स्किन फोल्ड बॉडी कंपोजिशन जो है ना, हम स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स देखते हैं इसमें, ठीक है। ये भी एक अच्छा असेसमेंट प्रोवाइड कर सकता है लीननेस का या फैट का। दीज आर लिस्टेड इन टेबल 1.2। द वैलिडिटी ऑफ दीज मेजरमेंट्स डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग टेक्निक। अभी हम ये 1.2 में लिस्ट कर रखा है, ये रहा, ठीक है। ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड ये जो दे रखा है ये एक स्टैंडर्ड है, ये हमें याद नहीं करना, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि है क्या, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स में करते क्या है। These measurements serve a variety of purposes, the most important being indicator of body fat. ये body fat को indicate कर बताता है, ठीक है, कितने skin folds है उसमें। As you are already aware that a significant amount of body fat stores are right beneath the skin, subcutaneous fat. Hence, determination of the sizes of skin fold at various sites around the body can give a good indication of body fatness. These measurements are useful in cases of illness. Can you think how? Well, this is because the maintenance of fat stores in a patient's body may be a valuable indicator of dietary adequacy. Basically ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्किन के नीचे जो फैट का आता है एक्यूमुलेशन, जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं बॉडी फैट, लीननेस है या ओबीस है, ये सब देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये इन्होंने दे रखा है कि now how to determine these measurements. These measurements are done with special calipers. Let us now have a look at different type of skin fold measurements. ये अलग अलग टाइप के स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स दे रखे हैं। हम सबसे ज्यादा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ज्यादातर देखते हैं। मिड पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइसेप स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, जिसको हम TSF भी कहते हैं। द TSF इज मेजर्ड विद अ कैलिपर दैट मेजर्स द थिकनेस ऑफ स्किन फोल्ड ओवर दिस ट्राइसेप्स। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड मेजरमेंट जो है वो थिकनेस ऑफ स्किन फोल्ड ओवर द ट्राइसेप्स मसल ही देखेगा ऑफ द आर्म, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द TSF गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एंड इज कंसिडर्ड इन इंडेक्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो यही है ट्राइसेप स्किन फोल्ड का, ये दे रखा है टेबल, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमें याद नहीं करना है, हमें बस आइडिया होना चाहिए कि करते कैसे हैं। परसेंटेज लेस देन द स्टैंडर्ड एज इंडिकेटेड इन टेबल 1.2 में बी इंटरप्रेटेड एज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डेफिसिट। तो यही है कि अगर कम आएगी तो माइल्ड है, अगर काफी कम है तो मॉडरेट, बट सीवियर हो जाएगा, बीच में ही है तो मॉडरेट है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जिसको आप MUAC भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। The MUAC mid upper arm circumference measurement of the arm is taken with a metric tape measures at the midpoint between the acromion bone, ठीक है। एक्रोमियन बोन होती है शोल्डर ब्लेड की जो पोर्शन होता है, स्कैपुला दैट ओवरहैंग्स द रोटेटर कफ एंड ह्यूमरस द अपर आर्म। जैसे ये आपकी स्कैपुला है, ये आपकी ह्यूमरस आ रही है, बेसिकली यहाँ पे एक्रोमियन होता है, ये आपका हाथ है, तो यहाँ से लेके मेजर करते हैं, इसको एक्रोमियन बोन कहते हैं, ठीक है। तो एंड दी ओलिक्रिनॉन बोन, द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अल्ना बोन। अल्ना आपका फोर आर्म में प्रेजेंट होता है। ये सपोज आपका क्यूबिटल फोसा है, ये आपका फोर आर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका ओलिक्रिनॉन, मतलब अल्ना बोन जो है, जिसका ओलिक्रिनॉन पॉइंट और ये एक्रोमियन पॉइंट, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑफ द आर्म नॉट अ प्रोडक्ट, दिस मेजरमेंट रिप्रेजेंट बोथ, ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ये फैट स्टोरेज और बोथ मसल और फैट स्टोरेज बताता है, ठीक है। तो ये भी वही मिड, मतलब ये बताता है फैट या वो। अब है मिड आर्म मसल सर्कमफ्रेंस, ये तो अपर आर्म थी MUMC, ठीक है, MUAC सॉरी।
मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये है मिड आर्म मसल सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म मसल सर्कमफ्रेंस इज यूज्ड टू एस्टिमेट स्केलेटल मसल मास एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम MUAC एंड TSF। ये इसका फॉर्मूला है। तो इतना इम्पोर्टेंट, इतना डीप में जाना नहीं है इनको, नीचे नीचे तो इनमें ऐसे ही दे रखा है कि वेस्ट टू हिप सर्कमफ्रेंस रेशियो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट टू हिप सर्कमफ्रेंस रेशियो WHR, ये भी एक मेजरमेंट है हमारा फैट का बॉडी में। द रेशियो डिफरेंशिएट्स बिटवीन एंड्रॉइड एंड गाइनोइड ओबेसिटी। एंड्रॉइड एंड गाइनोइड ओबेसिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड्रॉइड ओबेसिटी एंड गाइनोइड ओबेसिटी? वेल, एंड्रॉइड ओबेसिटी ऑल्सो नोन एज एप्पल शेप्ड। देखो, ए और ए से याद रखो, एंड्रॉइड ओबेसिटी एप्पल शेप की होती है और गाइनोइड होती है पियर शेप की। ठीक है, जो बॉडी शेप होता है ये वही बता रहे हैं कि मिड अप, ये बताता है वेस्ट टू हिप सर्कमफ्रेंस। ठीक है, द वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज द स्मॉलेस्ट सर्कमफ्रेंस बिटवीन द निपल्स एंड द टॉप ऑफ द थाइज। द हिप सर्कमफ्रेंस इज द लार्जेस्ट सर्कमफ्रेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द नीज। अ WHR of 1 or greater in men and 0.8 or greater in women is indicative of android obesity। ये नॉर्मल है, अगर किसी का 1 आ रहा है मेल में, ठीक है, या इससे ज़्यादा है, या 0.8 इन फीमेल में ऐसे ज़्यादा है, तो वो एंड्रॉइड ओबेसिटी बता देता है। दिस इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज। अगर ये ऐसे आ रहा है ना, तो इससे पहले ही हमें आइडिया हो जाता है कि ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं, क्योंकि ओबीस है ये पेशेंट फिर। ओके, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंट एनालिसिस, ये भी एक होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी तक हमने बेसिकली देख लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चार्ट के बारे में।